नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। बात 2017 की है। उत्तर प्रदेश में चुनाव होना था। सपा और कांग्रेस का गठबंधन होता है और उस गठबंधन के बाद चुनाव होते हैं और फिर चुनाव के बाद वो जो नतीजे आने तक के समय होते हैं, तो उस दरमियान जैसे 2022 में आपने देखा कि 7 मार्च से लेकर और 9 मार्च की रात तक ये बड़ी रसाकसी चलती रही और उसमें कहा जाता रहा कि साहब भाजपा तो औंधे मुंह गई, भाजपा को तो कोई बचा ही नहीं सकता है। कुछ इसी तरह की स्थिति 2017 में भी थी। 2017 में जब हम लोग चुनाव टहले और चुनाव में घूमने के बाद ये समझ में आ गया कि नहीं, भाजपा बड़ी कंफर्टेबल स्थिति में है। 300 में है, ये जाहिर तौर पर तो नहीं जान रहे थे और ना मान रहे थे 2017 में, लेकिन ये साफ नजर आ रहा था कि नहीं साहब, ये जो भाजपा है ये प्रचंड बहुमत से आ रही है, 2/3 बहुमत भाजपा पा रही है। और उसकी वजह वो करंट दिख रहा था जब 2017 में लोग ये कह रहे थे कि नहीं, अब इनको हटाना है, इनको हटाना है और एक बार कमल खिलाना है। वैसे ही जैसे पंजाब में बात हुई और आप देखिए कि अब वहां आम आदमी आ गए, उसी तरह 2017 में दिखाई दे रहा था ये साफ। और दूसरी चीज, वो जो जातियों की हम ये कहें कि जो उत्तर प्रदेश का चुनाव कम से कम मंडल पर होता रहा, वो उस मंडल में मैं ये कहूंगा कि जो कमंडल आया उसमें मंडल भी आ गया और भाजपा ने एक रूपता ले आई, कम से कम जातीय विमर्श के लिहाज से। लेकिन तब ये कोई मानने को तैयार नहीं था और उस समय भी ये चर्चा आम थी कि ऐसा है कि भाजपा को 100-125 सीटें आ जाएंगी, उससे ज्यादा तो भाजपा को आने से नहीं। और ये भी संभावना है कि सपा और बसपा गठबंधन कर ले और ये लोग सरकार बना ले, भाजपा का तो कुछ होने वाला नहीं। लेकिन हुआ क्या, पता चला भाजपा 315 पहुंच गई और गठबंधन के साथ 325 पहुंच गई। वो उस समय भी सारे जो चुनाव विज्ञानी हैं वो सदमे में चले गए थे, उनको समझ नहीं आ रहा था कि किया क्या जाए। अच्छा, उससे अलग कहानी इस बार की नहीं है। इस बार भी आपने देखा होगा कि तमाम चुनाव विज्ञानी इकट्ठा हुए, उनका पैनल बना। उस पैनल में एक ही बात कही गई कि जनता बदलाव चाहती है। हालांकि वो ये नहीं समझ पाए कि वो बदलाव तो चाहती है, लेकिन उस बदलाव में वो साइकिल चलाना नहीं चाहती है। वो बदलाव चाहती है उस माफिया राज से, जो माफिया राज जो 2017 के पहले देखती रही। वो नहीं चाहती कि वो लौट कर आए। वो ये चाहती है कि ये जो सुशासन की धारा बह रही है वो बहे। असल में इस चीज को वो लोग जज नहीं कर पाए और फिर नरेटिव गढ़ा जाना शुरू हुआ। उस नरेटिव में कई चीजें आई, जिसमें आप देखिए कि उन्होंने ये कहा कि देखिए ब्राह्मण टूट रहा है, फिर देखिए साहब ओबीसी टूट रहा है, फिर देखिए ओबीसी में भी मौर्य टूट गया, कुर्मी टूट गया, राजभट टूट गया, सैनी टूट गया, कुशवाहा टूट गया, बिंद टूट गया। ये तमाम लोगों को तोड़ा जाने लगा कि साहब ये सब तो टूट गए, बिखर गए, अब क्या करिएगा। अच्छा, इधर सबको बिखेर रहे थे और उधर फरसा गिर जा रहा था तो फरसा लगा दे रहे थे, मूर्ति खड़ी कर दे रहे थे। इस तरह की तमाम चीजें चल रही थी। पर जो मैं ये कहूं कि जो अंडर करंट था उसको कोई नहीं देख पा रहा था, उसे लोग जज भी नहीं करना चाह रहे थे। आप अगर आज के समय में देखें तो 131 सीटें हैं जहां जीत जो है 5% से कम मतों पर हुई है। और अब जो अपनी एक नाकामी रही ये भाजपा की करंट न देख पाने का, उसे अब इसमें ढका जा रहा है कि साहब देखिए 131 सीटें इस तरह से जीती, जीत का मार्जिन इतना कम था, इसलिए कहा जा रहा था कि लड़ाई बड़े कांटे की है। और वो चीजें एकदम समझ नहीं आ रही थी, दिख नहीं रही थी। असल में ये बात वो लोग कह रहे हैं जो लोग 9 तारीख की रात तक ये बता रहे थे कि ये सारे एग्जिट पोल औंधे मुंह गिर जाएंगे और ये सारे जो समाज विज्ञानी हैं, राजनीतिक विज्ञानी हैं, जो भाषण पिला रहे थे, ये सब उलट जाएंगे। बस 10 तारीख को ईवीएम खुलने दीजिए। साहब ईवीएम खुली, ईवीएम खुलते ही तो ये कहिए कि सबको साफ सूंघ गया।
अब लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि साहब करें क्या। पहले तो चलिए 10-11 बजे तक लोगों ने इंतजार किया कि नहीं अभी तो चीजें बदलेंगी। 12 बज गया, 2 बज गया, 2:30 बज गया, अब लीजिए 5 भी बज गया, लेकिन आंकड़े जस के तस बने हुए हैं। अब क्या कहा जाए, तो अब उसके लिए कुछ बहाना ढूंढना था। बहाना ढूंढा जाने लगा कि साहब ईवीएम में गड़बड़ी हो गई। फिर देखिए पोस्टल बैलेट में तकरीबन 4,22,000 के आसपास वोट पड़े उसमें, या 48,000, उसमें आधे से ज्यादा हमको पड़ गए। इस हिसाब से हमको 304 सीटें आनी चाहिए थी, 304 सीटें नहीं आई। इसका मतलब ये हो गया कि ईवीएम में खेल हो गया। साहब ईवीएम में भी खेल हो गया। अच्छा, ईवीएम तो वैसे ही बदनाम रहती है, तो ईवीएम के ऊपर ठिकरा फोड़ा जाने लगा। पर वो लोग, जो लोग सबको झुठला रहे थे, एग्जिट पोल को झुठला रहे थे, और उनका तो अपना पोल था, उस पोल में वो जाकर वो कहे कि हम जमीन पर टहल कर आ रहे हैं, जमीन पर हमने बड़ी भारी नाराजगी देखी है। वो इस मामले में वो एकदम सही थे कि नाराजगी थी, नाराजगी है, लेकिन वो नाराजगी इस बात को लेकर नहीं थी कि हमें हुकूमत बदलनी है। वो नाराजगी थी कि थोड़ा और बढ़िया इनको काम करना चाहिए था। अब आप समझिए कि असल में वो नाराजगी उस जनादेश के अपेक्षाओं की थी, जो अपेक्षा 2017 में उपजी थी भारतीय जनता पार्टी को देखकर उत्तर प्रदेश की आवाम में। वो आकांक्षा थी। उनको लगा कि बताइए 2022 आ गया, 5 सालों में इन्होंने बस इतना ही किया, और करना चाहिए था। और जो करना चाहिए था, तो इस चीज को वो नहीं समझ पाए कि जो और की मांग है, वो और की मांग ही कमल का बटन दबाएगी। तो उस और की मांग में लोग चले गए कि नहीं, ये जो कंटिन्यूटी चल रही है, इसे कंटिन्यू बनाना पड़ेगा, नहीं तो चीजें गड़बड़ हो जाएंगी, और जो कुछ अभी 5 साल में सुधरा है वो सब उलट जाएगा। ये इसी तरह से चलता रहे, उसके लिए जरूरी है कि 5 साल और दिया जाए। देखिए क्या है ना कि जनता जनार्दन बड़ी समझदार है, लेकिन समस्या यह है कि जो जमीन पे उतरता है वो या तो भाजपा का होके उतरता है, या सपा के होके उतरता है, या कांग्रेस का होके उतरता है, या मैं ये कहूं कि वो सेकुलर होके उतरता है, और जो दूसरा जमीन पर उतरता है और वो देखता है उसे गैर सेकुलर बना दिया जाता है। तो सेकुलर ने, आप देखिए एक साहब को तो हम सुन रहे थे और हमने ये चर्चा भी की है अपने कई मित्रों से कि उस, अभी हमको लग रहा है तीसरा या चौथा चरण या 5वां चरण आया होगा, उन्होंने कहा कि मुझे तो लगता है कि भाजपा तीसरे नंबर पे जा रही है। मतलब वो मैं ये कहूं कि मुझे लगा कि हंसते हंसते कहीं मेरा पेट ना फट जाए। मतलब ये स्थिति है कि भाजपा तीसरे नंबर पर जा रही है, ये उन्होंने कहा। और उसके बाद तो एक बड़े भारी पत्रकार है, उन्होंने तो जो माहौल बनाया उस पैनल में, अरे आपने तो बहुत बड़ी बात कर दी, और ये देखिए ये बहुत बहुत ऊंची बात कर रहे हैं। मुझे लगा कि इतना बड़ा पत्रकार इस तरह की मूर्खतापूर्ण बात को इतना महिमा मंडित क्यों कर रहा है। तो समझ में आया कि दरअसल मसला ये नहीं है, मसला ये है कि इसके जरिए माहौल बनाया जाए। अब देखिए सोनिया गांधी जब सदन में कहती हैं कि देखिए सोशल मीडिया तो लोकतंत्र के लिए खतरा बन गई। असल में सोशल मीडिया लोकतंत्र के लिए खतरा नहीं बन गई है, वो 2022 के चुनाव से पहले खतरा नहीं थी। हां, खतरा एक बार हुई थी जब मनमोहन सिंह की सरकार थी और आईटी मिनिस्टर रहते हुए कपिल सिब्बल ने यह कवायद की कि सोशल मीडिया पर शिकंजा कसा जाए। क्यों? क्योंकि तब सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह के मीम्स बनाए जाते थे, तरह तरह की चीजें उसमें आती थी, तो यह हुआ। और उस समय आपको ध्यान हो, अगर हमको नाम ठीक ठीक याद है, तो असीम त्रिवेदी को उठा लिया गया था। बात मुंबई की है ये, और तब सेकुलर सरकारें हुआ करती थी। ये लोग जो आज व्यक्त की आजादी पर गाल बजाते हैं, तब कि इन तमाम घटनाओं पर आंदोलित हुए थे या नहीं, ये अपने आप में शोध का विषय है। लेकिन मसला वो नहीं है, हम बात ये कर रहे हैं कि तब वो लोग माहौल बना रहे थे, और उस माहौल के जरिए ये जो चुनाव चल रहा था उसे इन्फ्लुएंस करने की कोशिश हो रही थी। तब लगा था कि नहीं चुनाव निकल जाएगा। तो अब इस बात को कांग्रेस, जो सबसे पुरानी पार्टी है, वैसे तो सबसे पुरानी नहीं है लेकिन फिर भी चलिए सबसे पुरानी पार्टी है, क्योंकि वो तो इंदिरा कांग्रेस है जिसको आज हम देख रहे हैं, और जो गांधी की कांग्रेस थी वो तो रसातल में चली गई जब कांग्रेस टूटी। बहरहाल, तो अब उनको लगा कि नहीं, अब ये जितने सो कॉल्ड सेकुलर और सो कॉल्ड आप ये कहिए कि न्यूट्रल जर्नलिस्ट है, उन लोगों ने जो बड़े बड़े चैनल खड़े किए, यूट्यूब चैनल,
जिस पर 8-8, 10-10 लाख, 20-20 लाख फॉलोइंग है, वो भी वो माहौल नहीं बना पाए जिस माहौल की दरकार थी इन सेकुलर लोगों को। तो ये हुआ कि साहब अब खतरा है। ठीक बात है, खतरा ही है, क्योंकि आपका प्रोपेगेंडा चला नहीं। मतलब आप कल्पना कर सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा हो और कोई विश्लेषक ये कहे कि तीसरे नंबर पे आ जाएगी, और दूसरा जो विश्लेषक है, सो कॉल्ड बड़ा पत्रकार है, वो माहौल बना रहा हो। तो असल में ये जो 2017 में हुआ या 2022 में हुआ या 2019 में जो साथी बना था, उसके बाद में भी भाजपा ने मिरेकल कर दिया, और 2014 में भाजपा ने जो मिरेकल किया, असल में ये जो चमत्कार हो रहा है वो चमत्कार जो है, अगर हम 2014, 17 और 19 की बात करें तो जाहिर तौर पर उसमें नरेंद्र मोदी का अपना जो है एक करिश्मा था। लेकिन जब आप 22 में आते हैं तो उसमें योगी भी जुड़ जाते हैं, और इन लोगों ने, इन दो नेताओं ने मिलकर एक ऐसा माहौल बना दिया है कि हर विश्लेषण और विश्लेषक औंधे मुंह गिर जा रहा है अगर वो सेकुलर चश्मे से विश्लेषण कर रहा है। 14 में विश्लेषण हुआ, साहब बहुमत नहीं आएगी। 19 में हुआ, बहुमत नहीं आ सकती, पता चला 300 सीटें आ गई। 17 में भाजपा तो नहीं आएगी, पता चला 325 सीटें आ गई। 22 भाजपा को बड़ा मुश्किल लग रहा है, लीजिए 250 सीटें आ गई। अब ये जो तमाम समीकरण इन लोगों ने बनाए कि नहीं साहब ये देखिए ये तमाम बिरादरियां टूट रही हैं, तो असल में ये टूटन अब ऐसा लग रहा है कि वो जो वेलफेयर स्कीम है और जो हिंदुत्व का अम्ब्रेला है उसमें जुड़ रही है। हाँ, अभी भी कुछ जातीय आइडेंटिटी बची हुई है, लेकिन ये कहना मुझे लगता है कि इसमें कोई गुरेज नहीं है कि नहीं, वो है और वो अभी आगे भी जाएगी। इसीलिए जो दिल्ली में मंथन चला 2-3 दिन, वो असल में उसी जातीय आइडेंटिटी को किस तरह से भाजपा के अम्ब्रेला में बनाए रखा जाए उसकी वजह से, उसके लिए चला। और मुझे लगता है कि ये जो एक एक चीज भाजपा देखकर चलती है, संभवतः वही वजह है कि ये पार्टी नित नए इतिहास लिख रही है, और जो अपोजिशन है, अपोजिशन अपनी गलतियों को सुधारने के बजाय, मैं ये कहूंगा कि ईवीएम पर ठीकरा फोड़ने में लगा हुआ है कि नहीं साहब ईवीएम। अब भाई साहब ईवीएम ही होती तो 40 थी 40 ही रहती, वो आने की क्या जरूरत थी। और फिर एक चीज और भी है कि ईवीएम तो पश्चिम बंगाल में भी यूज हो सकता था, वहां नहीं हुआ। अब उसमें भी मुझे बड़ा आश्चर्य होता है जब बड़े बड़े पत्रकार, मतलब मैं जिन्हें मानता हूं, मैं खुद भी मानता हूं कि नहीं ये बड़े पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, जब वो लोग एक ऑकवर्ड टाइप की बात कर देते हैं तो मुझे लगता है कि अब ये विश्लेषण नहीं हो रहा है, ये असल में कुंठा है। और वो इस बात की कुंठा है कि वो हर बार जिस कागजी समीकरण को जमीन पर उतारने के लिए अकुलाए रहते हैं उसे नरेंद्र मोदी होने नहीं दे रहे हैं, इसलिए उल जलूल विश्लेषण वो लोग कर देते हैं। तो खैर मैं उस पर नहीं जाऊंगा, पर यह जरूर कहूंगा कि इन लोगों ने एक नए तरीके का जो एक माहौल बनाया है, उसकी वजह से नित नया आयाम और इतिहास भाजपा लिखने में कामयाब हो रही है।